हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम विटामिन टॉपिक को पढ़ाएंगे। विटामिन क्या होते हैं, इनकी हमारे शरीर में क्या उपयोगिता होती है, कितनी मात्रा आवश्यक होती है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन एक रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ये हमारे शरीर समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक भी होते हैं। इनकी मात्रा जो हमारे शरीर में होती है बहुत सूक्ष्म ही होती है और ये विटामिन उपापचय के लिए भी आवश्यक होते हैं। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, विटामिन कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते, किंतु इनकी मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। ये हमारे शरीर के जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनको नियमित करते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इनकी कमी से भी हमारे शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं। विटामिन को वृद्धि तत्व भी कहते हैं और ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं। विटामिन की खोज 1912 में फूंक ने चावल की छीलन से पहली बार बेरी रोग को उत्पन्न होने से रोकने वाले ऐसे पदार्थ को पृथक किया था जिन्होंने इसका नाम विटामिन रखा। तो फूंक ने ही विटामिन की खोज की थी 1912 ईस्वी में। विटामिन शब्द का अर्थ होता है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, इनकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उतना शरीर यूज कर लेता है, बाकी यह बाहर निकल जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन का संचय हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन का संचय हमारे शरीर में होता है। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन में अंतर को हम देखेंगे। पहला है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील और वसा तथा वसी घोलों में विलय होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन आवश्यक मात्रा से अधिक लेने पर शरीर में एकत्र नहीं होते हैं। इसके वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यक मात्रा से अधिक लेने पर शरीर में संचय हो जाते हैं। जल में घुलनशील विटामिन आवश्यकता से अधिक होते हैं तो उत्सर्जित कर दिए जाते हैं और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं आवश्यकता से अधिक होते हैं तो उत्सर्जित नहीं किए जाते हैं। ये प्रतिदिन आहार में मतलब जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनको प्रतिदिन आहार में लेना आवश्यक होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन आहार में लेना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में संचित रहते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं रहते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं सरल और जटिल जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन जटिल जीवाणुओं के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद है विटामिन की उपयोगिता। विटामिन की क्या उपयोगिता है? शरीर के लिए विटामिनों की अत्यधिक आवश्यकता एवं उपयोगिता होती है। इसमें फर्स्ट है विटामिन की समुचित मात्रा ग्रहण करने से शरीर में विभिन्न रोगों से प्रतिरोध करने एवं उनसे बचे रहने की क्षमता प्राप्त होती है। कहने का मतलब है विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाता भी है और सुरक्षा भी प्रदान करता है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसके विपरीत विटामिन की कमी से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त भी हो जाता है। और दूसरा है विटामिन ग्रहण करने में व्यक्ति चुस्त एवं स्वस्थ बना रहता है। विटामिन युक्त भोजन लेने से व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोग भी रहता है और शरीर की शक्ति में भी कोई कमी नहीं आती है। तीसरा है समुचित मात्रा में विटामिन ग्रहण करने से व्यक्ति को भूख ठीक प्रकार से लगती है। कहने का मतलब है कि यदि आप विटामिन युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें भूख ठीक प्रकार से लगती है और शरीर भी स्वस्थ निरोग बना रहता है, प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है, जीवाणुओं कीटाणुओं का आक्रमण
नहीं होता है, हमारे शरीर को रोगग्रस्त नहीं कर सकते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर के बहुत आवश्यक होते हैं। ये शरीर को सुरक्षा भी देते हैं, रोगों से बचाते भी हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, एक्टिवनेस फुर्तीलापन भी बनाते हैं, भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी लगती है, स्किन भी अच्छी रहती है। मतलब कहने का मतलब है संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहता है। इसके बाद हम लोग एक एक करके विटामिन को देखेंगे। पहले हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत 2 विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी आते हैं। तो विटामिन बी में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, बी6, बी12 बी12 विटामिन होते हैं। तो आज पहले हम देखेंगे विटामिन बी1 को। विटामिन बी1 को थायामीन कहते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायामीन होता है। यह सफ़ेद क्रिस्टल होता है तथा जल में घुलनशील होता है। इसकी गंध खमीर जैसी होती है, इसका स्वाद नमकीन जैसा होता है। विटामिन बी1 की प्राप्ति के स्रोत, तो यह मुख्य रूप से मटर, खमीर, अंडे की जर्दी, सूअर के मांस, दूध, अनाजों में पाया जाता है। और यह आंतों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु भी इसका स्वतंत्रतापूर्वक निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब है आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो विटामिन बी1 का निर्माण भी कर सकते हैं। विटामिन बी1 की दैनिक आवश्यकता, तो पुरुषों को प्रतिदिन 1.1 से 1.4 मिलीग्राम, महिलाओं को 1.0 मिलीग्राम से, गर्भवती महिला को 1.0 से 1.5 मिलीग्राम और शिशुओं को 0.2 से 0.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने की अवस्था में इसकी अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद है विटामिन बी1 की उपयोगिता और कार्य। तो थायामीन या विटामिन बी1 पाचन शक्ति को तीव्र, मतलब विटामिन बी1 ग्रहण करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, तीव्र होती है, हृदय रोगों से रक्षा करता है, आँखों की सुरक्षा करता है, स्नायु और मांसपेशियों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 की कमी से हानियाँ, तो बी1 की कमी से भूख कम लगती है, थकावट, टांगों में कमजोरी की अनुभव होती है, मन उदास चिड़चिड़ा रहता है, जी मिचलाने लगता है और आलस भी आता है। कहने का मतलब है एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इसकी गंभीर कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। थायामीन या विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर में सूजन, श्वास में कठिनाई, मांसपेशियां कमज़ोर, मानसिक संतुलन बिगड़ जाने आदि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जिन माताओं को विटामिन बी1 की कमी होती है उनके नवजात शिशुओं में भी इसकी कमी पाई जाती है। विटामिन बी1 का प्रभाव, तो पकाने पर विटामिन बी1 का लगभग 20% भाग नष्ट हो जाता है। अतः उन पदार्थों का जिनमें विटामिन बी1 की मात्रा अधिक नहीं होती पकाना नहीं चाहिए। विटामिन बी1, यदि हम खाद्य पदार्थों को अधिक देर तक पका देते हैं तो विटामिन बी1 का नाश हो जाता है। इसके बाद है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, मतलब विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इस विटामिन को 1935 में दूध में से खोजा गया था। यह गहरे पीले रंग का होता है। इसे विटामिन जी अथवा राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह वृद्धि कारक एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। उबालने पर प्रायः यह नष्ट हो जाता है। विटामिन बी2 की प्राप्ति के स्रोत, खमीर, गाय का दूध, यकृत, अंडे की जर्दी, पनीर, गेहूँ, बादाम आदि इसके उत्तम स्रोत होते हैं। यह कुछ मात्रा में फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है। विटामिन बी2 की उपयोगिता एवं कार्य, तो यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विभिन्न एंजाइमों के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट है, यह पोषक पदार्थों के उपापचय के लिए भी आवश्यक होता है। पाचन शक्ति को सुदृढ़ बनाता है और त्वचा को चिकना और कांतिमय बनाता है। नेत्रों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन बी2 की कमी से हानियाँ, तो इसकी कमी से होठों के जो किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, जिसे हम लोग किलोसिस भी कहते हैं या चिलोसिस भी कहते हैं। कहने का मतलब है विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस, इसे हम चिलोसिस भी कहते हैं,
रोग न हो जाता है। इसकी कमी से पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, आँखों त्वचा में जलन होने लगती है और सिर दर्द, मानसिक कमजोरी बना रहता है। इसके बाद इसकी कमी से रोग निरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, त्वचा झुर्रीदार तथा रूखी हो जाती है, वृद्धावस्था शीघ्र आ जाती है और इसकी कमी से जिह्वा भी सूज जाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील, रंगहीन एवं कसैला होता है, परंतु यह नष्ट नहीं होता। जैसे विटामिन B1 और B2 को अधिक ताप के प्रभाव या अधिक गर्म करने पर भोज्य पदार्थों से इनकी मात्रा नष्ट हो जाती थी, किंतु विटामिन B3 यह नष्ट नहीं होता है। अम्ल क्षार में गर्म करने पर यह अपरिवर्तित रहता है। विटामिन B3 की प्राप्ति के स्रोत यह खमीर, यकृत, चावल, मूंगफली आदि सर्वोत्तम आहार में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह गेहूँ, अंडा, मांस, मछली, दूध, सोयाबीन भी प्राप्ति के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन B3 के कार्य तो यह उपापचय में महत्वपूर्ण कार्य करता है, बालों को भी स्वस्थ तथा घना रखता है, रक्त प्रवाह को सामान्य रखता है और शरीर के तापक्रम को भी संतुलित रखता है। विटामिन B3 की कमी से हानियाँ तो इसकी कमी से पैरों में जलन होने लगती है, शरीर भी थका थका सा लगता है, रक्त परिवहन भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है और हाथ पैर भी शून्य पड़ जाते हैं, जठर एवं आंत्र रोग भी हो जाता है। विटामिन B3 का प्रभाव तो इससे या इसकी कमी से त्वचा के रोग नहीं होते, आंतें स्वस्थ रहती हैं, स्नायु संस्थान भी कार्यरत रहता है, इसके अभाव में भूख कम लगती है, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। इसे विटामिन PP भी कहते हैं। नियासिन जो है या विटामिन B3 को बोलते हैं, B5 को नहीं बोलते हैं, इसे PP भी कहते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा। विटामिन B5 की प्राप्ति के स्रोत या सूक्ष्म मात्रा में विभिन्न पौधों में जंतु उत्कों में पाया जाता है और इसके विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा भी रोग होता है। अब पेलाग्रा रोग को 4D रोग भी कहते हैं, 4D 3D भी कहते हैं। तो विटामिन B5 इसे विटामिन PP भी कहते हैं। यह अनाज, दाल, अंकुरित खमीर और यकृत में पाया जाता है, सब्जियों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B5 की कमी से हानियाँ तो इसकी कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है, पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, थकावट, परेशानी, पीठ में दर्द, भार में कमी, भूख न लगना, स्वास्थ्य गिरना आदि रोग हो जाते हैं। नेत्र पर भी इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन है, ताप एवं सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से यह नष्ट हो जाता है। विटामिन B6 प्राप्ति के स्रोत तो यह गेहूँ, खमीर, अंडा, मांस, मछली, दाल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। लाल रक्त कणों का निर्माण भी कम हो जाता है। इसके कार्य तो यह लाल रक्त कणों को स्वस्थ रखता है, बच्चों के वृद्धि विकास में सहायक होता है। विटामिन B6 की कमी से नींद तथा भूख में कमी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, पेट में दर्द होता है, दस्त होने लगता है, एनीमिया भी हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या जिसे हम लोग माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया B12 की कमी से होता है, लेकिन B12 की जो कमी से एनीमिया होता है उसे विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे परनीसियस रक्ताल्पता कहते हैं और विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट है विटामिन B10। विटामिन B10 को फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। फॉलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत यह अंकुरित मटर, सेम, पालक, खमीर, यकृत
आदि में पाया जाता है। और विटामिन B10 जो होता है यह स्वादहीन होता है। इस विटामिन की कमी से शरीर में प्रायः कोई रोग नहीं होता है। कहने का मतलब इस विटामिन की कमी हमारे शरीर में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। तो विटामिन B12 को इसे लाल विटामिन भी कहते हैं। ताप का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। विटामिन B12 की प्राप्ति के स्रोत यह यकृत, गुर्दे, मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर में पाया जाता है। विटामिन B12 के कार्य तो यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और परिपक्वता के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। स्नायु नाड़ियों की क्रिया को भी सामान्य बनाए रखता है। विटामिन B12 की कमी से हानियाँ, तो इसकी कमी से परनीसियस रक्ताल्पता या परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। बाहों में पीड़ा एवं कड़ापन आ जाता है। हल्का हल्का सा पक्षाघात या इसे पैरालिसिस कहते हैं हो जाता है। कभी कभी बालकों की वृद्धि भी रुक जाती है और तंतुओं में टूट फूट भी अधिक होने लगती है। विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहते हैं। यह न्यूक्लियो प्रोटीन एवं रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। यह RBC के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है विटामिन H या इसे बायोटीन भी कहते हैं। विटामिन H को बायोटीन भी कहते हैं। यह व्यक्ति की पोषण क्रिया में महत्वपूर्ण होता है और उपापचय में भी भाग लेता है। प्राप्ति के स्रोत गेहूँ, अन्य बीजों, मटर, भुनी मूंगफली, फूलगोभी, लोबिया, चॉकलेट आदि में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह खमीर और अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है। बायोटीन की कमी से हानियाँ, तो इसकी कमी से थकान अनुभव होने लगती है, मांसपेशियों में दर्द भी रहने लगता है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा और दांतों के रोग भी हो जाते हैं। इसकी कमी से त्वचा एवं दांत के रोग हो जाते हैं और शरीर को आहार नाल अंगों से स्वतः प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C। तो विटामिन C यह सफ़ेद दानेदार पदार्थ है तथा जल में घुलनशील होते हैं। यह हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है या घाव भरने में सहायक होते हैं और लोहे के अवशोषण में भी विटामिन C सहायक होते हैं। यह तीव्र ताप या उबालने से नष्ट हो जाता है। इसका शरीर में संचय नहीं होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसे एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्कर्वी नामक रोग को रोकने के लिए भी कहा जाता है। विटामिन C प्राप्ति के स्रोत यह संतरा, नींबू, अंगूर, अमरूद, अनानास, आंवला, अंकुरित दालों, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हरी मिर्च, शलजम आदि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन C की उपयोगिता, यह रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को स्फूर्तिवान और ताजगी प्रदान करता है। अस्थि और दांतों को भी स्वस्थ रखता है, मतलब अस्थि और दांतों के वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। विटामिन C के पर्याप्त प्रयोग से क्षय रोग, निमोनिया आदि रोग भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब है विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। विटामिन C की कमी से हानियाँ, तो विटामिन C की कमी से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं, जैसे युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में इसकी कमी से शरीर निर्बल होने। अब विटामिन C की कमी से जोड़ों में दर्द रहने लगता है, रक्त वाहिनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हल्की चोट से भी वे फट जाती हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। विटामिन C की कमी से दांत की भी बीमारियां हो जाती हैं, दांतों से रक्त भी निकलने लगता है, कमज़ोर हो जाते हैं और गिरने भी लगते हैं। कमजोरी, थकान, सांस लेने में परेशानी, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C का प्रभाव, तो विटामिन C की कमी के कारण शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर के किसी भाग में घाव हो जाए तो वह उपचार करने पर भी देर से भरता है। कहने का मतलब है विटामिन C हमारे शरीर के घाव को भरने में भी सहायता करता है। जोड़ों में भी दर्द रहता है, स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। यह धीरे धीरे बढ़ता और दांतों, मसूड़ों में रक्त भी रिसना प्रारंभ हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग यह हमारे दांतों में होता है। मसूड़े ढीले पड़ने से दांत हिलने लगते हैं और अंत में गिर भी जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C को आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।